बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। चलिए बेटे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका एक सब्जेक्ट का नाम है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरे बच्चे, बात कॉस्ट अकाउंटिंग की हो रही है। तो जैसे बेटे आपने आज तक अपनी लाइफ में जो अकाउंट पढ़ा है, बेसिकली बेटा आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जब कंपनी लेवल की अकाउंटिंग की बात होती है तो फिर हम कहते हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो आपने बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ा है, लेकिन मेरे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बेसिकली कि कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई कहाँ होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता कि हमारी लाइफ में किस लाइन में किस जगह पर होगी। तो सबसे पहले उसको समझिए। तो बेटा स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हैं, मैंने ऊपर आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद में बेटे फिर मैंने उसके नीचे लिखा है एक्टिविटी। बेटा उसके बाद मैंने लिखा है एक्टिविटीज, ध्यान देना। तो मेरे बच्चे, लाइफ में नॉर्मली 3 प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती हैं, 3 प्रकार की। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रेडिंग एक्टिविटी। बेटा सबसे पहले लिखा है ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब कहने का बेटे, जो लोग मार्केट में पीछे से कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं और बेटा उसको फर्दर आगे सेल कर देते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन एंड चेंज। आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया। सपोज करिए बेटा, आपके पापा जी का एक बहुत बड़ा मार्केट में फर्नीचर हाउस है। पापा जी किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां से चेयर खरीद के लाते हैं और चेयर परचेज करके लाते हैं, और कॉमन सी बात है आगे चेयर ही सेल कर देते हैं। पापा जी उसमें आकर के कोई चेंज नहीं करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपके फादर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर पापा जी को अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। देखो बेटा नीचे ये यहां पर मैंने एरो लगा करके लिखा है, पापा जी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अच्छा, इसके आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि फादर चेयर का बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कोई इस टच पेन का बिजनेस कर रहा हो, कोई बेटा मार्केट में ये माउस बेच रहा है, कोई ट्यूबलाइट बेच रहा है, कोई किसी और काम में लगा हुआ है। क्या होना चाहिए, परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल। तो बेटे मार्केट में ढेर सारे बिजनेसमैन, दुनिया भर के बिजनेसमैन आपको दिखाई देते हैं जो खरीदने और बेचने के काम में लगे रहते हैं। वहां उन्हें बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पर कॉस्टिंग का कोई काम नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी आई। तो ये तो बेटा हो गई हमारी पहली एक्टिविटी। अब हम आ गए बेटे आपकी दूसरी एक्टिविटी पे। दूसरी एक्टिविटी में आप देख रहे हैं क्या लिखा है बेटा, सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी का मतलब है बेटे, जो लोग मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो किसी चीज को परचेज करके फिर आगे फर्दर सेल नहीं करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेटा कोई सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, बड़े सारे लोग मार्केट में प्रोफेशनल्स, जिन्होंने प्रोफेशनल स्टडी की है, प्रोफेशनल डिग्री ली है, उसके बाद मार्केट में अपना ऑफिस बनाया है और लोगों के काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में अपनी फीस ले रहे हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं बेटा, वो लोग भी अपने प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन के लिए कौन सी अकाउंटिंग करते हैं बेटा, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं बेटा। अब मैं बात करूं बच्चे, अब बात आती है कि हमारी थर्ड एक्टिविटी की बेटा, थर्ड एक्टिविटी। तो बच्चे अगर मैं थर्ड एक्टिविटी की बात करूं तो वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इसी की बात होगी आज गहराई से मेरे बेटे। जो लोग मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेटा किसी भी प्रकार की हो, दुनिया का कैसा भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी बनाया जाता हो। जैसे अभी मैंने कहा कि ये टच पेन हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, चेयर, वटेवर, कुछ भी हो सकता है बेटा। आप जानते हैं बेटे, ये जो चीजें, जो ढेर सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में
बिखरे पड़े हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अरे भैया ये प्रोडक्ट कहीं से तो बन के आए होंगे, किसी इंडस्ट्री में तो बने होंगे। इंडस्ट्री छोटी होगी, बड़ी होगी, अरे कहीं कहीं तो कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर भी होगा जो बेटा कोई बहुत छोटा सा आइटम बना रहा होगा पर्टिकुलर किसी चीज का, और वो आइटम बेटा वो अपने घर में ही बना रहा हो, घर में ही बैठ करके, घर के 2-3 लोग लग करके। बल्कि लॉ में तो एक जगह ये भी लिखा है बेटा कहीं कि फैक्ट्री कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई फ्लोर हो सकता है, उस फ्लोर का कोई कोना हो सकता है, आपका घर हो सकता है, जहां विद और विदाउट लेबर काम किया जाए। विद और विदाउट लेबर, अरे घर के ही 2-3 लोगों ने काम कर लिया, या काम थोड़ा अच्छा खासा है तो 2-4 मजदूर लगा लिए, वर्कर, कारीगर, एक्सपर्ट जो भी है। तो कहने का मतलब है बेटा, बात हो रही मैन्युफैक्चरर की। छोटी सी छोटी चीज से लेकर के हेलीकॉप्टर तक बना दो, सब कुछ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग। तो बात आती है मेरे प्यारे बेटे, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, देख रहे हैं आप नीचे बेटा एरो लगा करके लिखा हुआ है, वहां पर जरूरत पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो बेटा बात आती है कि यहां पर कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? यहां पर जरूरत इसलिए पड़ेगी बेटा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कोई एक चीज तो खर्च नहीं होती है बेटा। एक प्रोडक्ट को बनाने में हम 2-3-4 प्रकार का तो रॉ मटेरियल डालते हैं। जैसे सपोज करो बेटा, अगर आपके घर में मम्मी जी खाने के लिए सब्जी ही बनाती हैं, अरे तो सब्जी में भी तो मम्मी जी ने सपोज करिए टमाटो है, पटेटो है, और ढेर सारे मसाले हैं, ऑयल है, देखा आपने 4-5-6-7-8 चीजों को डाला। घर में बेटा चाय बनती है, तो चाय बनाने में भी आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 2-3-4 प्रकार के आइटम डाले जा सकते हैं, तब जाकर के वो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा। तो मेरे बेटे, आप अपनी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए बेटा चेयर बनाते हैं। अब चेयर को बनाने में भी आपने मान लीजिए बेटा प्लास्टिक खर्च की, आपने उसमें केमिकल भी डाला, हो सकता है 2-3 प्रकार के केमिकल डाले गए हों, तब जाकर के कहीं आपकी चेयर बन के तैयार हुई। तो बेटा जब तक आप एक एक चीज की कॉस्टिंग नहीं करेंगे कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मात्रा में कितने कितने रुपए की खर्च हुई, फिर मेरे बेटे उस पर लेबर का खर्चा कितना हुआ, पैकिंग का खर्चा कितना हुआ। तो जैसे ये कहा जाता बेटा, एक प्रोडक्ट को बनाने में नॉर्मली मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, लेबर यानी वर्कर, एंड ओवरहेड्स, उसके अलावा फिर छोटे मोटे और भी बहुत सारे खर्चे, जैसे बिल्डिंग रेंट है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, ठीक है, मशीनें यूज हो रही तो उनका डेप्रिसिएशन है, मशीन यूज कर रहे तो डीजल पेट्रोल भी खर्च हो सकता है, या कोई मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है। तो मेरे बेटे ये तमाम चीजें खर्च करने के बाद तब जाकर के एक चेयर बन के तैयार हुई। अगर बेटा एक एक आइटम का कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि ये चेयर बनके कितने में तैयार हुई, कितने में तैयार हुई? फिर सेल कितने में करोगे? यानी कि आप एग्जैक्ट अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं जान पा रहे हैं तो आप उसकी सेल प्राइस अच्छे से सेट नहीं कर सकते। जब सेल प्राइस अच्छे से सेट नहीं करोगे तो हो सकता है बेटा, या तो सेल प्राइस बहुत ज्यादा आप सेट कर लोगे, आपने एक बढ़िया सी चेयर देखी, ऐसे ही अनुमान लगा लिया यार ये चेयर 1,000 रुपए की सेल होनी चाहिए, हो सकता है ये सेल प्राइस आपने ज्यादा कोट कर दिया तो बिकेगी नहीं मार्केट में, और आपने ऐसे ही अनुमान लगा लिया ये चेयर 600 की सेल होनी चाहिए, 600 की, और हो सकता है बेटे उसको बनाने में ही मेरे 700 के खर्चे हो रहे हैं, तो आपको पर चेयर 100 रुपीज का लॉस होगा और आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो कायदा यह कहता है सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करो, कॉस्टिंग करने के बाद फिर जेन्युइनली 10% 15% उस पर प्रॉफिट ऐड करो, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस, ऐसे जाकर के बेटा मेरी सेल सेट होती है। लेकिन जहां हम चेयर पीछे से खरीद के ला रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं, वहां कॉस्टिंग करने की जरूरत थोड़ी है। वहां तो मुझे मालूम है कि मैं एक फैक्ट्री से एक चेयर 500 की या 600 की लेके आता हूं,
भाई मैं इस चेयर को 600 की लेके आया, मेरे को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैंने 600 प्लस 100 लगा करके आगे कस्टमर को 700 की बेचना चालू कर दिया। तो यहाँ कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे मालूम है कि ये चेयर मुझे कितने की पड़ती है पीछे से खरीदने में, यहाँ तो मालूम है। लेकिन जब अपनी ही फैक्ट्री में बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये चेयर कितने की पड़ रही है? तो इसको जानने के लिए एक एक चीज का हिसाब रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना मैंने इस चेयर को बनाने में प्लास्टिक खर्च की। देखो बेटा दिखाता हूं, 1 मिनट जरा आपको दिखाता हूं। बेटे ध्यान से देखना सभी बच्चे, जो मैं बार बार जो प्लास्टिक की बात कर रहा हूं आपसे। देखो ये आप देख रहे हैं बेटा स्क्रीन पे, ये क्या है? ये प्लास्टिक दाना है। देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर का है। तो मेरे बेटे जब एक इंडस्ट्री में कोई चेयर बनाई जाती है तो चेयर बनाने के लिए इसी प्रकार का रॉ मटेरियल, यानी ये रॉ मटेरियल आपके सामने रखा है बेटा, प्लास्टिक दाना। जैसे आप जानते हो कि कुछ चेयर, बच्चों की चेयर बड़ी कलरफुल आती हैं, तो हो सकता है उसमें 2-3 प्रकार का ये प्लास्टिक दाना मिक्स किया गया हो, या कोई प्योर रेड कलर है, कोई ग्रीन है, कोई येलो है। तो बेटा आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि एक चेयर को बनाने में कितना प्लास्टिक दाना खर्च हुआ, कितना केमिकल खर्च हुआ, कितनी मेरी मशीन यूज हुई, कितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, कितना मेरा वर्कर यूज हुआ, वर्कर को मैंने लेबर प्रोवाइड की, मतलब मजदूरी दी। इन तमाम चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद ही तो आप बेटा उस मंजिल पे पहुंचेंगे कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई। तब जाकर के बेटा फिर आप उसमें अपना थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, तब जाकर के सेल प्राइस आपका डिसाइड होगा बेटा। तो चलिए बेटे, तो आपने यहां पर ये जाना कि जहां मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ वहां कॉस्टिंग की जरूरत है, और मुझे लगता है इस जगह धरती पर कहीं पर भी कॉस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन मेरे बेटे मैंने लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में मैंने इधर लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि कॉस्टिंग का काम है प्रोडक्ट को बनाना और बना करके गोडाउन में रख देना। कॉस्टिंग का काम खत्म हो गया, कॉस्टिंग का काम फिनिश हो गया। अब किस मार्केट में इस चेयर को बेचा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा, क्या प्राइस होगा, क्या डिस्काउंट होगा, इन सब बातों को कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसाइड करेगा बेटे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसाइड करेगा। ये काम कॉस्टिंग का नहीं है। तो बच्चे आपने ये सीखा कि जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग है वहां सबसे पहले कॉस्टिंग है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद में फिर जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो चलिए बेटे अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहां पर मैंने लिखा है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक छोटा सा डेफिनेशन की तरह से बेटा लिखा हुआ है आपके लिए कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है बेटा बहुत सिंपल सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट एम्स, करे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पर्पज है, क्या पर्पज है? टू कैप्चर ए कंपनीज टोटल कॉस्ट, एक कंपनी की टोटल कॉस्ट को कैप्चर करना, कि एक कंपनी जो चेयर बना रही है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है ऑफ प्रोडक्शन बाय असेसिंग, असेसिंग का मतलब कैलकुलेटिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप। बेटा मैं आगे आपको यह भी सिखाऊंगा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। वैसे मेरे बेटे इकोनॉमिक्स में आप अपनी लाइफ में आज तक जरूर पढ़ चुके होंगे, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि वहाँ एक प्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टीसी क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, मैं भी बताऊंगा। तो बेटा यहाँ लिखा है कि ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज फिक्स कॉस्ट।
तो कह रहे हैं कि कॉस्टिंग का मतलब है, कॉस्टिंग का पर्पज है एक कंपनी की टोटल कॉस्ट को कैप्चर करना, यानी कैलकुलेट करना किसी प्रोडक्ट के संबंध में, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। तो बात आती है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इज वेरी पर यूनिट प्रोडक्शन। कि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो पर यूनिट प्रोडक्शन के साथ बढ़ जाए, पर यूनिट कम प्रोडक्शन के साथ घट जाए। जैसे बेटे आपकी इंडस्ट्री में ये माउस बनता है, माउस, एक माउस बनाने में मान लीजिए बेटा आपकी कॉस्ट 100 रुपीज की आती है, और आज आपकी फैक्ट्री में 50 माउस बने, तो 50 इंटू 100 तो 5,000 रुपए का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। मटेरियल, लेबर के खर्चे एंड ओवरहेड्स, और ये जो तमाम छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं। अब बेटा आज 50 पीस बने तो कॉस्ट 5,000 की आ गई। मान लीजिए बेटा कल पिछले दिन 10 पीस बने थे, ओनली 10 पीस, तो 10 इंटू 50 तो पता चला 500 रुपए का ही खर्चा हुआ। अब मान के चलिए बेटा कल संडे है फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री बंद रहेगी, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा तो कॉस्ट नीचे आ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो पर यूनिट प्रोडक्शन पे बढ़ता घटता रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट कम आएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती घटती नहीं है। जैसे आपका इंश्योरेंस, जैसे बेटा नॉर्मली मशीनों का डेप्रिसिएशन, जैसे बेटा बिल्डिंग का रेंट, जैसे हमारे अच्छे स्टाफ की सैलरी। मैंने कहा अच्छे स्टाफ की, अच्छे स्टाफ का मतलब है जो थोड़ा मैनेजरियल लेवल के लोग हैं। अगर भले आज मेरी मार्केट थोड़ी कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम अपने मैनेजर को निकाल नहीं देंगे कि मैनेजर आजकल काम थोड़ा कम है, तुम 2 महीने की छुट्टी लेकर के ठीक है कहीं घूम के आ जाओ, बाद में आना, आजकल काम नहीं है मेरे पास। लेकिन जो ज़्यादा छोटे लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनमें तो हम थोड़ा सा छटनी कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स की लैंग्वेज है, रिट्रेंचमेंट बेटा, रिट्रेंचमेंट। उनको मैं छांट के निकाल सकता हूं कि चलो इन यार 10 लोगों को निकाल दो, इनकी जरूरत नहीं, आजकल काम नहीं है, अननेसेसरी इनको हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी बेटा कहीं कहीं वेरिएबल नेचर की भी है और मोस्ट ऑफ केसेस में फिक्स नेचर की मानी जाती है। तो मेरे बेटे यहां पर देखो मैंने लिखा है नीचे, सच एज, जैसे कि फिक्स कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है बेटा। फिक्स कॉस्ट में हमारा फैक्ट्री रेंट, बेटे ऑफिस रेंट, मेरे बच्चे फैक्ट्री का इंश्योरेंस, और मेरे बच्चे सैलरी। तो आप पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी काम, किसी भी चीज की हो, किसी भी लेवल की हो। अब बेटे बात आती है, मैंने आगे लिखा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग क्या है। वैसे तो नॉर्मली बेटा आप कहोगे अरे सर इसमें कौन सी खास बात है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी भी आइटम का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको बनाना, उसको तैयार करना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो बात बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन चलो फटाफट 2 पॉइंट हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर यूज एंड सेल। तो बेटा एंड सेल, तो यहां पर देखो, तो बेटा यहां लिखा मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि प्रोडक्शन करना किसी प्रोडक्ट का, और किस पर्पज के लिए करना बेटा, किस पर्पज के लिए करना। लिख रहे हैं कि फॉर यूज और सेल, ठीक है, फॉर यूज और सेल। बात आती है कि सर क्या प्रोडक्शन अपने यूज के लिए भी कोई इंडस्ट्री करती है। मैंने कहा बिल्कुल, बड़े सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि एक इंडस्ट्री बनाती है और उनको बेटा मार्केट में सेल करती है।
लेकिन कभी कभी एक इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है और खुद ही यूज कर लेती है, आगे नहीं बेचती है। आपने कहा सर ये क्या बात हुई, खुद बना करके खुद ही यूज कर लिया। मैंने कहा बेटा ये बहुत बड़ी बात हुई। एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटे। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो सपोज करिए ये कपड़ा बनाती है, शर्ट का कपड़ा बनाती है बेटा। शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है, बात फैब्रिक की हो रही बेटा। अब इसको फैब्रिक तैयार करने में धागा चाहिए, यार्न, ठीक है, यार्न चाहिए बेटा। तो बात हमने ये कही कि बहुत सारी इंडस्ट्री मैंने ऐसी देखी बेटा कि जो यार्न पीछे से खरीदती हैं और उस यार्न से कपड़ा बनाती हैं, फैब्रिक बनाती हैं और मार्केट में सेल कर देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे बहुत जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जिनका बहुत ही क्वालिटी का फैब्रिक तैयार होता है, बहुत ही क्वालिटी का, जिसकी बहुत महंगी वाली शर्ट बनती है, तो ये लोग पीछे से यार्न परचेज नहीं करते हैं, ये यार्न का रॉ मटेरियल खरीदते हैं और अपनी फैक्ट्री में यार्न बनाते हैं बेहतरीन क्वालिटी का। अब देखो यार्न बन के तैयार हो गया, एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ये यार्न को मार्केट में सेल नहीं करेंगे, ये अपना यार्न खुद ही यूज करेंगे, अपना धागा खुद ही यूज करेंगे। किसके लिए? कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। तो इससे बेटा इनकी बहुत क्वालिटी मेंटेन रहती है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो ध्यान रखना, एक इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट को बना सकती है फॉर द पर्पज ऑफ सेल और फॉर द पर्पज ऑफ यूज, खुद ही यूज करने के लिए। बेटे यहां पर दूसरे पॉइंट में लिखा है इट इज ए प्रोसेसिंग, कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेसिंग है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं इट इज ए प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो बेटा यहां पर बात आ रही है, कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? रॉ मटेरियल का बेटा, रॉ मटेरियल का प्रोसेस है। किस चीज के लिए है? फिनिश्ड गुड्स, यानी कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कि मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, मैंने उस रॉ मटेरियल पर प्रोसेस किया और प्रोसेस करके बेटा मैंने उसको एक फिनिश गुड्स बना दिया। जैसे बेटा अभी मैंने आपको दिखाया था कि रॉ मटेरियल एक प्लास्टिक का दाना है मेरे पास, मैंने उस पर प्रोसेस किया और बेटा प्रोसेस करके मैंने एक बढ़िया सी चेयर बना डाली, एक चेयर बना डाली। तो बेटा देखो आगे लिखा थ्रू द यूज ऑफ द टूल्स, जिसको बनाने में, जिस प्रोडक्ट को बनाने में टूल्स का यूज हुआ बेटा, उसके बाद ह्यूमन लेबर का यूज हुआ। हाँ बेटे बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लेबर यूज होगा, टूल यूज होगा, मशीन यूज होगी, रॉ मटेरियल यूज होगा, अरे तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। जैसे मेरे बेटे आपके घर में खाना बनता है, मम्मी जी बढ़िया पूड़ी कचौड़ी बनाती हैं आपके लिए, तो आप देखते हो, देखो जब पूड़ी कचौड़ी बनेगी तो उसमें क्या है? टमाटो, पटेटो, तरह तरह के मसाले, ये सब क्या है? आटा, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है। मम्मी जी उस पर मेहनत कर रही हैं, मम्मी जी क्या है? ह्यूमन लेबर, यहां पर मम्मी जी को लेबर माना जाएगा। आप मेहनत करेंगे आपको लेबर माना जाएगा, मुझे लेबर माना जाएगा अगर मैं किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा हूं, बना रहा हूं। इसके बाद बेटा फिर अब और बड़े सारे, ठीक है, चकला है, बेलन है, इन सारी चीजों का यूज किया गया। तो पर्टिकुलर यार मैं कह सकता हूं ये सब क्या है? टूल्स हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहे हैं। गैस यूज हो रही है, माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तरह तरह की चीजों को बनाने के लिए आप अपने घर में, ये सब मशीनें हैं बेटा, मशीन यूज कर रहे हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चे फैक्ट्री की अगर बात करोगे तो समझने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाना ही नहीं। तुम्हें जब भी फैक्ट्री की बातें समझनी हो अपने घर की किचन में जाके बैठ जाओ, ठीक है, सब कुछ समझ जाओगे अपने आप। मशीनरी एंड केमिकल्स प्रोसेसिंग, और क्या कहा बेटा? केमिकल भी यूज होता है डेफिनेटली।
आजकल तो आप देखते ही हो जितने भी क्रीम पाउडर हैं, अरे उन तक में दुनिया भर का केमिकल आता है। टीवी पे भी ऐड में दिखाते हैं कि हाँ, वो बाबा रामदेव आते हैं, वो कहते हैं हमारे प्रोडक्ट देसी हैं, इनको यूज़ करो आप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। आप और कंपनियों के प्रोडक्ट कम यूज़ करिए, उनमें केमिकल भरा होता है। चेयर बनाते हो बेटा, चेयर में भी केमिकल डलता है, और तमाम चीज़ों में आजकल तो केमिकल की ही दुनिया हो गई। तो सिंपल सी बात, अपने पॉइंट पे आ जाओ। हम बात कर रहे हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। क्यों यूज़ होती है? अरे मुझे इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता करनी है, और कॉस्ट में थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू मेरी सेल प्राइस कोट हो जाएगी कि मैं इस प्रोडक्ट को जेन्युइनली कितने में बेचूं। इसलिए बेटे मुझे कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। और हाँ, कॉस्टिंग का एक फायदा और है। सपोज करो मेरे बेटे, आपने ये एक माउस बना करके तैयार किया। इसमें मान लीजिए मेरे बेटे, आपने एक रॉ मटेरियल, दूसरा रॉ मटेरियल, तीसरा रॉ मटेरियल, कुछ केमिकल, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड, कुछ और चीजें, सपोज बेटा इतने सारे आइटम डाले। इसका जब मैंने टोटल किया, मान लीजिए मेरे बेटे इसका टोटल आ गया 600 रुपए। आपने देखा यार, इस माउस को बनाने में तो बड़ा सारा खर्चा हो गया, ये तो बड़ा महंगा बन के तैयार हुआ। अब इसमें मेरे को 100 रुपए 150 रुपए का प्रॉफिट भी चाहिए, तब तो ये 700 800 रुपीज का सेल होना चाहिए। नहीं नहीं यार, ये मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, मेरी कॉस्ट बहुत कम आती है। आपने अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाया, कॉस्ट अकाउंटेंट इधर आइए। कॉस्ट अकाउंटेंट आया, यस बॉस। आपने कहा भाई देखो यार, इस आइटम को बनाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। ये जो तुमने इसमें ढेर सारे आइटम जो यूज किए हैं इसको बनाने में, यार इनको जरा गहराई से देखो, इसमें कौन सा ऐसा खर्चा है जो हमें परेशान कर रहा है, किस खर्चे को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अब बेटा सारे खर्चों की लिस्ट तुम्हारे सामने रखी है। अब आप इनमें बड़े गहराई से ध्यान से देखोगे कि हाँ यार, अगर मैं चाहूं तो इस वाले खर्चे में थोड़ी सी कटौती कर सकता हूं, मेरी क्वालिटी भी खराब नहीं होगी, और थोड़ा मैं इसमें भी कर सकता हूं, थोड़ा मैं इसमें भी कर सकता हूं। चलो, तुमने इसको ट्राई करके देखा, पता चला बेटा आपकी कॉस्ट सपोज करो 400 रुपये आने लगी। आपने देखा हाँ यार अब सही है, अब मैं इसमें 100 रुपये 150 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके इसको 500 550 में सेल कर सकता हूं। तो इसी का नाम तो कॉस्टिंग है, इसी का नाम कॉस्टिंग है कि एक एक आइटम की कॉस्ट को, खर्चे को कैप्चर करना, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी है, और फिर बेटा उनको टोटल करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट। अगर ज्यादा आ रही है तो थोड़ा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। तो मेरे बेटे, कॉस्टिंग का तो काम ही है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। तो आज तो बेटा मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कॉस्टिंग क्या है, आज ये नहीं बता रहा हूं कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। इस लेक्चर के बाद बेटे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आपका पहला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल, तो उसमें मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और बहुत कुछ इस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। देखो, तो चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। यहां पर छोटी सी बात आ गई कि प्रोडक्ट क्या है, और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारी जो टोटल कॉस्ट आती है उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारी चीजें खर्च होती हैं। तो बेटा एक सेकंड के लिए पहले थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को देख लीजिए जरा, माइंड बहुत अच्छा सेट होगा, फिर मैं फटाफट जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा बेटे। सभी बच्चे ध्यान से देखना प्लीज इस वीडियो को, ठीक है? फिर मैं इस पर ही बहुत सारी बातें एग्जाम्पल दे करके आपका माइंड सेट करूंगा।
बेटा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो प्लास्टिक दाना की बात कर रहा था, ठीक है, कि प्लास्टिक दाना जैसे आप देख रहे हैं प्लास्टिक दाना स्क्रीन पे, इसी प्लास्टिक दाने से तो यार ये चेयर बनती है। प्लास्टिक दाने को मेल्ट किया जाता है, और ये जो ऐसे अभी देख रहे थे आप मशीन खुल रही थी, ये डाई है, इसमें फिर एक दूसरी मशीन की हेल्प से वो लिक्विड मटेरियल डाला जाता है, और फिर वही शेप बन करके बाहर आ जाती है, जिसे हम लोग चेयर के रूप में देखते हैं। बेटा देखिए जरा आगे, देखो बेटा आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि एक बैग में, देखो ये है, बेटे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, अब आपके सामने यहाँ पर जो है एक बैग भरा हुआ रखा दिखाई देगा, जिसमें वही प्लास्टिक दाना भरा हुआ है जो एक हमारा वर्कर यूज करता हुआ आपको नजर आएगा। बेटा तो बेटा आपने देखा कि चेयर की मैन्युफैक्चरिंग मशीनों के द्वारा हो रही है, लेबर भी यूज हो रही, प्लास्टिक दाना रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिला करके हमारी टोटल कॉस्ट आती है, और बेटा मेरा एक प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। चलो ये छोटी छोटी बातें कंप्लीट हुई, फटाफट दो लाइन में बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है। तो बेटा इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट का मतलब, बेटा ध्यान से सुनना काफी इंटरेस्टिंग है, ए प्रोडक्ट इज द आइटम ऑफर्ड फॉर यूज एंड सेल। एक प्रोडक्ट होता है जो या तो अपने खुद के यूज में या मार्केट में सेल के लिए होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक कंपनी ने यार्न बनाया, खुद यूज कर लिया। एक कंपनी ऐसी भी होती जो यार्न बनाती है बट खुद यूज नहीं करती, मार्केट में सेल करती है। तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट हमें नॉर्मली जो दिखाई देता है सब कुछ यार प्रोडक्ट ही तो है। एक चेयर है प्रोडक्ट है, टच पेन है प्रोडक्ट है, आपकी टीवी है घर में प्रोडक्ट है, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, माउस, ठीक है, रिमोट, एवरीथिंग इज प्रोडक्ट। तो यानी कि हर चीज ही देखा जाए कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट के रूप में है। आगे लिखा बेटा, ए प्रोडक्ट कैन बी ए सर्विस और एन आइटम। सर्विस को भी बेटा प्रोडक्ट बोला गया है। कई बार होता है बेटा कि आपके पापा जी के ऑफिस में कोई बंदा आ सकता है, आकर के उसने पापा को ऑफर किया कि सर हमारा एक पैकेज है, आप मेरे को एक साल के 50,000 रुपीज दीजिए, हम सोशल मीडिया पे आपका बहुत ऐड करेंगे, हम आपके मैसेजेस भेजेंगे कस्टमर को, हम आपकी वेबसाइट को मेंटेन करेंगे, हम आपकी पोस्ट भी डालेंगे, तो हम ये सारे काम 50,000 पर ईयर के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। सर आप मेरा प्रोडक्ट एक बार परचेज करके देखिए। बंदा ऐसे बोलता, प्रोडक्ट एक बार। ये चीज तो प्रैक्टिकली बेटा मैंने सुनी है। हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, ठीक है, आईटी वाले लोग, ठीक है, जो मुझे आकर के इस तरीके की चीजें ऑफर करते हैं, कहते हैं सर आप एक बार तो मेरा प्रोडक्ट लेके देखिए, सर आप निराश नहीं होंगे, आपको मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगेगी। ये भी प्रोडक्ट है। उसके बाद लिखा बेटा कि इट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल। ये फिजिकल हो सकता है, ठीक है, वर्चुअल हो सकता है। एवरी प्रोडक्ट इज मेड एट ए कॉस्ट। बेटा ये सबसे बड़ी बात है, कह रहे हैं कि दुनिया का कोई सा भी प्रोडक्ट हो फ्री में नहीं बनता है। वो प्रोडक्ट कुछ न कुछ आपकी कॉस्ट जरूर खर्च कराता है, और उसी कॉस्ट की हम लोग कॉस्टिंग करने की आज बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हुआ,
फिर उसमें हम प्रॉफिट कितना ऐड करना चाहते हैं, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला करके क्या बनता है, सेल। बेटा इस क्लास में मैंने ये वाला शब्द कई बार दोहरा दिया होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। इस पर माइंड सेट करना, क्योंकि आगे पूरी कॉस्टिंग में बार बार मुझे इसी की जरूरत पड़ने वाली है कि अगर मान लो इसको बनाने में 100 रुपीज की कॉस्ट आती है और मैं 20 रुपए का प्रॉफिट चाहता हूं, तो 100 + 20 मिलाकर के 120 वो हमारी क्या बन जाएगी, सेल प्राइस बन जाएगी। अब बेटा मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं। अब यहां से हल्का हल्का सा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कोई फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, बात यहां पर आती बेटा कि सपोज करिए अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं कि जो मैं अभी आपको चेयर दिखा रहा था, चलो इसी चेयर पे एक एग्जांपल दे देते बेटा, कि आपने ये चेयर बनाई और बेटा इस चेयर को बनाने में आपका जो मटेरियल खर्च हुआ, बेटा ध्यान से सुनना, मटेरियल खर्च हुआ बेटा 500 रुपीज का। लेबर खर्च हुई मेरे बेटे आपकी, यहां पर जो है लेबर खर्च हो रही है, सपोज करिए मेरे बच्चे 300 रुपीज की। और मेरे बेटे ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड आपका जो खर्च हुआ है वो 200 रुपए का खर्च हुआ। हमारी टोटल कॉस्ट बेटा यहां पर 1000 आ गई। और सपोज करिए मेरे बेटे ये चेयर मार्केट में 1200 रुपीज की सेल होती है। और ये एज्यूम कर लो कि जो अभी चेयर वाली जो फैक्ट्री थी ना, ये मिस्टर मोहन की फैक्ट्री है, एक मोहन है, मोहन की फैक्ट्री है। अब मोहन साहब बड़े परेशान, कह रहे हैं कि पूरे महीने में 100 चेयर बनती हैं, एक चेयर 1000 रुपए की बनती है, 1200 रुपए की सेल होती है, मैं तो मात्र 200 रुपए का ही प्रॉफिट कमा पाता हूं पर चेयर। ये बैलेंसिंग फिगर बेटा, ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। बेटा आप अब बहुत कंसंट्रेट होकर चलना, अब यहां से प्रैक्टिकल माइंड सेट होना चाहिए। मोहन बड़े परेशान, कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 चेयर बनाता हूं, 100 × 200 यानी 20,000 का प्रॉफिट होता है एक महीने में। इतने कम प्रॉफिट से कैसे काम चलेगा। सपोज करो बेटा आपने मिस्टर मोहन को सलाह दे दी, आपने कहा अरे परेशान क्यों होते हो, देखो हम कुछ करके दिखाते हैं। आपकी टोटल कॉस्ट है 1000, आप इसको बेचते हैं 1200 रुपए की, आप 1200 रुपए की मत बेचिए, आप इसको 1800 रुपए की बेचिए। देखो बैलेंसिंग फिगर 800 रुपए का प्रॉफिट आ गया, आप बहुत जल्दी रईस व्यक्ति बन जाएंगे। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, क्या जो आपने उनको बोला 1800 रुपए की चेयर सेल करो, क्या ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो मार्केट में चेयर 1200 रुपए की बेच रहे हैं तो इसीलिए तो बेच रहे हैं क्योंकि मार्केट में उस प्रकार की चेयर का प्राइस ही 1200 रुपए है। और कंपनियों की भी चेयर तो मार्केट में सेल हो रही होंगी, कोई 1150 की बेच रहा होगा, कोई 1190 की बेच रहा होगा, कोई 1200 की, कोई 1220 रुपीज की, मतलब प्राइस आसपास रहता है, आसपास। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर मिस्टर मोहन 1200 रुपए वाली चेयर का प्राइस एकदम 1800 रुपए कर देंगे तो क्या होगा, इनकी फैक्ट्री में अभी जो 2-4 कस्टमर आते भी थे ना, वो भी भाग जाएंगे, कहेंगे अरे भैया वो मोहन के यहाँ तो बहुत महंगा सामान मिलता है, उनके यहाँ नहीं जाने, वो गुप्ता जी के यहाँ चलना है, गुप्ता जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा रेट है, उनका रेट है। और बेटा आप भी, आपके घर के भी सभी सदस्य ऐसी जगह ही तो जाकर के गुड्स परचेज करने जाते होंगे जहां गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी है, बंदा बाय नेचर भी अच्छा है और प्राइस भी उनके बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ लोग तो मार्केट में ऐसे होते हैं कि हमेशा ही महंगा बेचते हैं, उनके यहाँ नहीं जाते हम लोग। हाँ दुकान उनकी भी चलती है, भूला भटका कोई कस्टमर पहुंच जाता है, 1-2 कस्टमर में ही वो अपना हिसाब बना लेते हैं अच्छा खासा, ठीक है, उनकी भी रोटी दाल चलती है। चलो ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटे ये वाला ऑप्शन तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि मिस्टर मोहन का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो मेरे बेटे
इसीलिए कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनिए, कॉस्टिंग हमें यह सिखाती है कि कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। सुनिए बेटा, हमारे कॉस्टिंग में पहला चैप्टर है बेटा मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड। तो हम अभी जस्ट शुरू करेंगे मटेरियल, और मटेरियल वाले चैप्टर में बेटा हम आपको यह सिखाएंगे कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट को कम कैसे करें, मटेरियल की कॉस्ट को माइंड में वही सेट करके चलना। अगर कोई रेस्टोरेंट है, सपोज करिए बेटा एक रेस्टोरेंट है, वो भी अपनी कॉस्टिंग करता है कि मैं कितना आटा, दाल, चावल, सब्जी यूज करता हूं एक अच्छा सा खाना बनाने के लिए, तो वो भी अपना दिमाग लगाता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कैसे करें। और अभी मैंने आपको एक चेयर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, जहां रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक दाना परचेज किया जा रहा है। आप परचेज करते होंगे ये प्लास्टिक दाना एज ए रॉ मटेरियल, सपोज आप आगरा से खरीदते हैं, तो आप भी सोचेंगे यार ऐसा मैं क्या करूं कि ये प्लास्टिक दाना मेरे को थोड़ा सस्ता मिल जाए। अब कुछ बच्चों के माइंड में बात आने लगी होगी, कोई ऐसी जगह तलाश करेंगे जहां घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक दाना मिल जाए। बेटा अगर आपने रॉ मटेरियल चीपर परचेज किया, चीपर, अरे तो चेयर भी तो तुम्हारी चीपर बन के निकलेगी, तो वो चेयर क्या 1200 रुपए की सेल होगी? वो नहीं सेल होगी। तो याद रखना, मैं रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का खरीदूंगा और उसके बावजूद भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि रॉ मटेरियल का प्राइस, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले समझो बेटा। तो मेरे बच्चे, अब हम कॉस्टिंग में कुछ ऐसा करेंगे कि मिस्टर मोहन का जो मटेरियल का कॉस्ट है वो 500 नहीं, वो 400 रुपए आने लगेगा। 400 रुपए, हाँ यस। और जो लेबर का खर्चा 300 आता था, तो लेबर वाले चैप्टर में जाकर के ऐसा सिखाएंगे बेटा कि लेबर को मोटिवेट कैसे करें, कि हमारा लेबर जो है कम समय में ज्यादा काम करे, भाग भाग के काम करे, पूरी स्पीड से, पूरी एफिशिएंसी से काम करे, अच्छा आउटपुट निकाल करके दे। तो आपका कॉस्ट धीरे धीरे लेबर की कॉस्ट कम आने लगेगी, क्योंकि लेबर दिहाड़ी तो उतनी ही लेके जा रहा है, लेकिन काम 1.5 गुना करके जा रहा, काम 2 गुना करके जा रहा। तो ऐसा कैसे होगा? चलो एज्यूम करते हैं कि लेबर की कॉस्ट 250 रुपए आने लगी। ओवरहेड वाले चैप्टर में चल करके कॉस्टिंग हमें कुछ ऐसा सिखाएगी कि ओवरहेड के, मतलब ओवरहेड के खर्चे नहीं, ओवरहेड का मतलब ही खर्चा होता है, कि ओवरहेड को रिड्यूस कैसे करें। सपोज करिए बेटा ओवरहेड मेरा 150 आने लगा, ये टोटल कॉस्ट बेटा मेरी 800 रुपए आने लगी, और मैं पहले 1200 रुपए की चेयर बेचता था, अब भी 1200 रुपए की चेयर बेचूंगा। 800 माइनस 1200, प्रॉफिट कितना हो गया? 400 रुपए। पहले कितना होता था? 200 रुपए। देखा, डबल प्रॉफिट हो गया विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग। तो मेरे बेटे, अगर कोई मैन्युफैक्चरर प्रॉपर तरीके से अपने यहां कॉस्टिंग करता है, तो कॉस्टिंग हर वक्त कुछ ऐसा करके देती है कि हमारी कॉस्ट धीरे 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 रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्ट भी हमारा खराब ना हो। तो मेरे बेटे, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि जैसे बेटा ये कॉस्ट है, ये सेल है, तो कॉस्ट और सेल के बीच में क्या है? प्रॉफिट है। जैसे मान लो बेटा ये 100 रुपीज की कॉस्ट है और 150 की सेल है, तो बीच में 50 रुपए का प्रॉफिट है। और कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएगी, कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएगी और ये गैप बढ़ता जाएगा, इट मींस प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं फटाफट एक अच्छा सा माइंड सेट करने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं बेटे। देखो, सपोज करिए बेटा ध्यान से, जैसे मान लीजिए बेटा ये सपोज करिए ये जगह है, ये आगरा है बेटा। आगरा में बैठे हैं मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन, ये मोहन बेचते हैं, क्या बेचते हैं? लो मैं कलरफुल बना देता हूं, ये रंग बिरंगा प्लास्टिक दाना बेचते हैं, कलरफुल प्लास्टिक दाना बेचते हैं, जो आपने बेटा अभी देखा था।
अच्छा जी। और ये बेटा सपोज करिए, लो ये सोहन इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है, इस पे लिख देता हूं मैं, ये है सोहन चेयर फैक्ट्री। ये एक मिस्टर सोहन है बेटा, मान लीजिए हम लोग सोहन है, ये हमारी फैक्ट्री है, हम चेयर बनाते हैं। कौन सी चेयर? जिसका अभी आपने वीडियो देखा था। बहुत ध्यान से चलना मेरे बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल पूरी कॉस्टिंग सिखा देगा आपको। देखिए यहां पर मेरे बेटे, ये हमारा है गोडाउन, हम सोहन, ये हमारा गोडाउन है, गोडाउन है। यहां गोडाउन में क्या रहता है? रॉ मटेरियल रहता है। इस रॉ मटेरियल की देख रेख कौन करता है? ये करते हैं, ये रहे मिस्टर ए। कौन है बेटा? मिस्टर ए, हमारे गोडाउन इंचार्ज। ठीक है जी, माइंड एकदम सेट होना चाहिए बेटा। इतना डिटेल में आपको इन बातों को कोई नहीं बताता है, सब लोग बच्चे को सीधा फॉर्मूला रटाते हैं कि बेटा आज हम मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें 2-4 फॉर्मूले हैं, चलिए बेटे हम आपको फॉर्मूला लिखाते हैं। फॉर्मूले लिखाए, उसमें डाटा डाला, आंसर आ गया, बच्चा खुश हो गया, सर आंसर आ गया। हाँ बेटा बस आंसर आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आप बना लीजिए। तो बच्चे ने आंसर निकाल दिए, पास भी हो गया एग्जाम दे करके, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि कॉस्टिंग होती क्या है और कॉस्टिंग करते क्यों हैं। तो मेरे बेटे एग्जाम पास कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी का एग्जाम पास करना वो बड़ी बात है। आप बिना नॉलेज के पास होकर के आगे चले जाओगे विदाउट कंसेप्ट की क्लैरिटी, तो बेटा आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप जानते हो बड़े सारे लोग पढ़े लिखे डिग्री लेकर के, ठीक है, खाली घूमते हैं मार्केट में, क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं है कि मार्केट में कैसे काम करना है, क्या करना है। तो बेटा बिल्कुल डेप्थ वाली नॉलेज लेने की कोशिश करिए। चलिए बेटे, ये हमारा है बेटे प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। बेटा हमारी फैक्ट्री में ये हमने इतनी बड़ी ये फैक्ट्री बनाई है। इस फैक्ट्री में बेटा प्रोडक्शन यूनिट है, यहां पर हमारी चेयर बनती है, जो चेयर अभी आप देख रहे थे। यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हैं मिस्टर बी, प्रोडक्शन मैनेजर ये सारा चेयर बनाने का काम करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं बहुत अच्छा लिंक बनाऊंगा बेटा। इसके बाद मेरे बेटे ये है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। आपने पूछा कि सर कैसा परचेज डिपार्टमेंट? मैंने कहा ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, कोई प्लास्टिक दाना खरीद के लाते हैं हमारी फैक्ट्री के लिए। हम हैं मिस्टर सोहन मालिक इस फैक्ट्री के, ये मिस्टर ए मेरा गोडाउन इंचार्ज, मेरा एम्प्लॉय, ये मिस्टर बी मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, मेरा एम्प्लॉय। अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट में बेटा यहां पर सपोज करिए, यहां पर सपोज करिए 2-3 लोग बैठे हैं, ये टीम बैठी है पूरी बेटा, ये टीम बैठी है। इनका यही काम होता है मार्केट में जाना, रॉ मटेरियल को तलाश करना, कहाँ रॉ मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, ये सारा प्लानिंग करना इनका काम है। और ये मेरे बेटे ये रहा अपना अकाउंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बेटा। यहां पर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यहां पर मैं टी टी ई मैंने इनके नाम रख दिए बेटा, और ये है मिस्टर एफ। अब देखो पूरी फैक्ट्री बनके तैयार हो गई। अब देखना बेटा होता क्या है बेटे, हमारे यहां प्रोडक्शन यूनिट में बेटा, इस प्रोडक्शन यूनिट में मिस्टर बी प्रोडक्शन कर रहा है, माल बनाते 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 बनाते, चेयर बनाते बनाते, जब प्लास्टिक दाना थोड़ा कम हो जाएगा, भाई रॉ मटेरियल पास में रखा था वो थोड़ा खत्म हो गया, तो मिस्टर बी क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फोन करेगा कि रॉ मटेरियल कम हो गया, मिस्टर एफ रॉ मटेरियल की सप्लाई करवा दो? अरे उसे क्यों फोन करेगा भाई?
तो मिस्टर बी ने फोन घुमाया, फोन घुमाया, किसको घुमाया? गोडाउन में मिस्टर ए को। और ए को बोला, अरे भैया ए, प्लास्टिक दाना खत्म हो गया है, जल्दी से भेजो, 1 घंटे के अंदर रॉ मटेरियल, माल खत्म होने वाला है। मिस्टर ए ने कहा, अरे मेरे भाई चिंता क्यों करता है, अभी भेजता हूं। इसने फटाफट 20 किलो प्लास्टिक दाना लिया, किसी लेबर को, वर्कर को बुलाया कि जल्दी से ये बैग उठाओ, इसमें प्लास्टिक दाना है, और प्रोडक्शन यूनिट में जाओ, प्रोडक्शन यूनिट में जाओ, और वहां जाकर के तुम्हें मिलेंगे मिस्टर बी, उनको जाकर के जल्दी से देके आओ। अब बेटा ये हमारी एक लेबर प्लास्टिक दाने का बैग लेकर के जा रहा है। इसने जाकर के प्रोडक्शन यूनिट पे ये रॉ मटेरियल पहुंचा दिया। ये बेटा मैं आपको इतनी डिटेल में ये बातें इस प्रकार से बता पा रहा हूं कि मैंने कॉस्टिंग रट्टा लगा करके नहीं पढ़ी है, मैंने कॉस्टिंग को पढ़ा भी है। और जब सीए की ट्रेनिंग मेरी चल रही थी उस समय मैंने कई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मैंने ऑडिट भी किए थे। तो प्रैक्टिकली मैंने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा है कि एक प्रोडक्शन यूनिट काम कैसे करती है। उसके बाद देखो बेटा, फिर बात आती है, जब मेरे गोडाउन में, मिस्टर ए के पास गोडाउन में जब माल धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, अरे भाई प्रोडक्शन यूनिट पे सप्लाई जाती रही। मिस्टर ए ने गोडाउन में देखा, नजर उठा के, यार अब तो माल बहुत कम रह गया। तो अब मिस्टर ए किसको फोन करेगा? जाहिर सी बात है, मिस्टर ए ने फोन घुमाया परचेज डिपार्टमेंट को, और उनसे कहा कि सर जी जल्दी से रॉ मटेरियल मंगा लो, गोडाउन में माल बिल्कुल खत्म होने वाला है, 1-2 दिन के बराबर ही रह गया है। जैसे मेरे बेटे आपकी किचन में जब आटा दाल चावल कम हो जाता है तो मम्मी जी पापा को बोलती हैं कि एक दिन थोड़ा टाइम निकालो, मार्केट चलना है, सामान लेके आना है, या फिर आप जब ऑफिस से आओ तब लेते हुए आना, किचन में माल खत्म हो गया है। ठीक इसी प्रकार से जब गोडाउन में माल खत्म हो जाता है तो हम परचेज डिपार्टमेंट को फोन करेंगे, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, जल्दी से माल परचेज करो, गोडाउन में माल कम पड़ गया, खत्म होने वाला है। अब बेटा परचेज डिपार्टमेंट ने कहा चिंता मत करो, हम जल्दी से ही माल खरीदने वाले हैं। अब बेटा देखना जरा, परचेज डिपार्टमेंट ने बेटा तुरंत फोन मिलाया, किसको मिलाया? आगरा फोन मिलाया, आगरा। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कहां से आता है? आगरा से आता है। आगरा में मिस्टर मोहन को फोन मिलाया, अरे भैया मोहन, हमें 1000 किलो प्लास्टिक दाना चाहिए, जल्दी से भेज दो। इन्होंने कहा, अब यहां पर दिमाग लगाना बेटा, यहां पर बड़ी बात आ रही है। तो मिस्टर मोहन जो सप्लायर हैं, जो सेलर हैं, उन्होंने हमारे परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि आप मुझको परचेज ऑर्डर रेज करिए। बेटा आप जानते हैं जब बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई सेल होती है, परचेज होती है, तो पहले हमें एक परचेज ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट टाइप का हो जाता है, तब वो वहां से हमें गुड्स सप्लाई करेंगे। ये कोई अपने घर की कहानी थोड़ी है, जब भी कोई सामान खरीदना है थैला उठाया और निकल पड़े मार्केट में, पैसे दिए, खरीदा, घर आ गए। यार यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो बेटा हमें सबसे पहले एक पीओ, परचेज ऑर्डर रेज करना पड़ेगा। अब सोचो जरा, परचेज ऑर्डर बनाया तो हमारी कंपनी में परचेज ऑर्डर को बनाने का खर्चा, फिर हमने बेटा आगरा अपनी एक गाड़ी भेजी, गाड़ी पे 2 बंदे भेजे, उधर से माल लोड होकर के आ गया। ये देखो बेटा ये माल आ रहा है, कहाँ को जा रहा? गोडाउन में जा रहा है, और गोडाउन में जाकर के ये माल रख दिया गया। तो बेटा परचेज ऑर्डर जारी करना, माल मंगाना, गोडाउन तक पहुंचाना, इसमें जो खर्चे हुए हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कि मैंने एक ऑर्डर इशू किया और उस ऑर्डर को कंप्लीट किया, इसमें कितना खर्चा आया। इसमें वो माल को खरीदने का खर्चा मत जोड़ देना कि परचेज प्राइस 1 लाख रुपए खर्च हुआ, वो अलग रहेगा। सिर्फ ऑर्डर इशू करना
और माल को मंगाने में गाड़ी के भेजने के, लाने के, रास्ते के जो भी तमाम छोटे मोटे खर्चे, ये सब इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। ये बातें जितने दिमाग में कस के बिठाओगे, आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो एक झटके में क्वेश्चन बनेंगे बेटे, एक झटके में। चलिए अब सुनो मेरे बेटे, माल आ गया? आ गया सर। कहाँ रखा है? सर गोडाउन में रखा है। अब बेटा एक बात बताओ, हमने मेरे बेटे इनके यहाँ मिस्टर मोहन आगरा से मैंने बेटा 1000 केजी प्लास्टिक दाना खरीदा है। एक बात बताओ, ये 1000 केजी प्लास्टिक दाना क्या सीधा हमारी प्रोडक्शन यूनिट पे चला जाएगा? जाओ मशीनों के ऊपर जाकर के माल रख दो? नहीं यार भाई, माल तो धीरे धीरे यूज होगा, धीरे धीरे। तो माल पड़ा रहेगा गोडाउन में, और गोडाउन से निकल निकल के जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो एक बात बताओ बेटा, जब मेरा रॉ मटेरियल गोडाउन में रहेगा तो गोडाउन का किराया, भाड़ा, बिजली, पानी, इंश्योरेंस, और गोडाउन में जो बैठे हैं ये मिस्टर ए, गोडाउन इंचार्ज, गोडाउन कीपर, स्टोर इंचार्ज, कुछ भी कह लीजिए, इनकी सैलरी, यार ये सारा खर्चा कौन बियर करेगा? ये सारा का सारा खर्चा हमारे गुड्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा, गुड्स की कॉस्ट में। तो यानी कि मेरे बेटे कि हमारा रॉ मटेरियल जब मशीन के पास पहुंचता है चेयर बनने के लिए, तब तक जरा सोचो दिमाग लगा करके कि उस रॉ मटेरियल में कितने खर्चे हो चुके होते हैं। मैंने आगरा से 100 रुपए किलो माल खरीदा, एज्यूम कर लो मैंने 100 रुपए किलो माल खरीदा। अब 100 रुपए किलो माल खरीदा तो बेटा परचेज का खर्चा, दैट इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट, माल मंगाने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल गोडाउन में रखा रहा तो गोडाउन के खर्चे, स्टोरेज कॉस्ट, या कहिए बेटा कैरिंग कॉस्ट, या कहिए कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। तब जब ये तीनों खर्चे हो चुके होते हैं, तीनों खर्चे हो चुके होते हैं, तब जाकर के मेरा माल मशीन पे पहुंचता है फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के लिए। तो आज के बाद याद रखना कि अगर कोई कहता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री या टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का मतलब ओनली परचेज प्राइस नहीं होता है, परचेज के खर्चे, परचेज को लाने के खर्चे, फिर उस परचेज को गोडाउन में स्टोर किया उसके खर्चे, तब जाकर के वो गुड्स निकल करके प्रोडक्शन के लिए मशीन के पास पहुंचता है बेटा, तब पहुंचता है। चलो अब बेटे मैं आगे बढ़ता हूं, बड़े ध्यान से चलना। ये आपकी फैक्ट्री की कहानी खत्म हुई। अब बेटा यहां पर आ गई बात टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट से क्या मतलब है? आप कहोगे सर जी अभी तो आपने बता दिया, टोटल रॉ मटेरियल, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो बेटा देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिल करके बनेगी मेरे बेटे टोटल कॉस्ट। आप यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो इतनी कहानी मैं आपको इसीलिए पीछे से सिखा के लाया। अगर मेरे बेटे में डायरेक्ट फॉर्मूला रख करके आंसर देने लगता तो तुम बार बार सोचते सर ये परचेज कॉस्ट क्या है, तो मैं बोलता बेटा परचेज कॉस्ट नहीं जानते हो? अरे परचेज कॉस्ट का मतलब होता माल खरीदने में जो खर्चे हुए। दूसरा स्टूडेंट सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? अरे भाई ऑर्डर इशू किया, बड़ी बड़ी कंपनियां बेटा ऑर्डर देती हैं, ऑर्डर नहीं जानते हो आप? अब बच्चा चुप हो गया। ओके सर, लेकिन समझ में नहीं आया यार ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है। इसलिए मैंने आपको गहराई से डिटेल में समझाया कि आपको एक फैक्ट्री के दर्शन हो जाएं। मैंने आपको एक वीडियो चला करके भी दिखाई कि चेयर कैसे बनती है, आपके दिमाग में प्रोडक्ट बैठ जाए बेटा, प्रोडक्ट बैठ जाए कि प्रोडक्ट को बनाने में लेबर यूज हो रही है, मशीन यूज हो रही है, टूल्स यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। मैंने आपको रॉ मटेरियल भी दिखाया बेटे। देखो इसके बाद बेटे बात आई एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बेटा। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ये लेके चल रहा हूं, मैंने लिखा
1000 kg बेटा, 1000 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर मोहन को, जो अभी ये चेयर वाली फैक्ट्री है, मिस्टर मोहन को 1000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, कोई प्लास्टिक दाना चाहिए 1000 किलो। इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं कि एक साल में 1000 किलो प्लास्टिक दाना यूज करके चेयर बना करके और बेच देते हैं। ठीक है जी। फिर और ये मैंने लिखा पर एनम, पर एनम का मतलब एक साल में। आगे लिखा बेटा मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 रुपीज। आगरा माल मंगाने के लिए एक बार ऑर्डर देते हैं तो 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। ये एज्यूम कर लो, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज पर ऑर्डर, 20 रुपीज पर ऑर्डर, 100 रुपीज पर ऑर्डर, ऐसे लिखा रहता है। अब मैं थोड़ा सा बहुत बढ़िया वाला माइंड सेट करूंगा बेटा, बहुत अच्छा, प्लीज ध्यान से सुनना, जरा सा भी माइंड इधर उधर मत करना, वरना आपको फिर इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके चलाना पड़ेगा कि अरे बात निकल गई, समझ में नहीं आया, लाओ अब दोबारा से प्ले करता हूं। देखो बेटा, सपोज करिए बेटा कि हमारा, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, आप जैसे स्टूडेंट हैं, सपोज करिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। मैंने राम से पूछा कि बेटा राम मुझे ये बताओ, मोहन को एक साल में 1000 किलो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। आप ये बताइए उन्हें एक बार में कितना रॉ मटेरियल खरीद लेना चाहिए, कितना खरीद लेना चाहिए। राम सोचने लगा, करा सर मेरे हिसाब से 500 kg। इसने आंसर दिया बेटा 500 kg। मैंने कहा ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, जब एक बार में 500 kg रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, एक बार में गाड़ी भेजी, एक ट्रक भेजा, 500 kg माल आ गया, तो साल भर में हम आगरा कितने बार जाएंगे रॉ मटेरियल लेने। आपने कहा सर वेरी सिंपल, 2 बार जाओगे, क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 1000। एक बार में 500 आ गया, एक बार में फिर 500 आ जाएगा, 2 बार जाना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर देखो क्या लिखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, 2 ऑर्डर आएंगे 2 टाइम्स, और एक बार बेटा देखो ये एक बार ऑर्डर देते हैं तो 500 का खर्चा होता है। साल में 2 बार ऑर्डर दूंगा तो खर्चा कितना आएगा, खर्चा आएगा 1000 रुपए का, खर्चा आएगा बेटा 1000 रुपए का। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी काफी कम है, मैंने लोअर का साइन लगाया, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, और कॉस्टिंग का पर्पज ही ये है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब देखना, अब परेशानी होगी, स्टोरेज कॉस्ट। अब सोचो बेटा, जब 500 किलो माल आएगा, 500 kg गुड्स आएगा, अरे तो उसको रखने के लिए बड़े बड़े 2-3 गोडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। समझो बात को, 2-3 गोडाउन चाहिए बड़े बड़े। अब उन गोडाउन का दुनिया भर का किराया, भाड़ा, बिजली, पानी, हो सकता है फिर आपको 2-3 गोडाउन इंचार्ज भी अपॉइंट करने पड़े। एक गोडाउन इंचार्ज थोड़ी सारा काम देख लेगा, तो इनकी सबकी सैलरी। तो सोच सकते हो कि ज्यादा माल खरीदने में अरे मेंटेनेंस भी तो ज्यादा चाहिए, देखभाल भी तो ज्यादा चाहिए, तो बेटा स्टोरेज कॉस्ट आसमान छू जाए। तो मेरे बेटे आपकी स्टोरेज कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और लास्ट में जाकर के जब आपने परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इनको तीनों को जब टोटल किया तो पता चला कि मेरा रॉ मटेरियल महंगा साबित हुआ, मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा आ गई। अरे बेटा जब रॉ मटेरियल की ही कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी तो चेयर क्या तुम्हारी सस्ती बनके तैयार होगी? अरे चेयर तो महंगी बनके तैयार होगी। तो जब चेयर महंगी बनके तैयार होगी बेटे, तो मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। चलो अब परेशानी की बात, दूसरा एग्जाम्पल। सपोज करिए बेटा मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहित। मैंने रोहित से पूछा, मैंने कहा चल तू बता भाई, एक बार में कितना गुड्स परचेज करना चाहिए, तेरा विचार क्या कहता है? कह रहा सर मैंने राम के आंसर को देखते हुए यह महसूस किया कि माल ज्यादा खरीदा, इस चक्कर में बड़े बड़े गोडाउन लेने पड़ गए, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए मैं सोचता हूं माल कम खरीदना चाहिए, एक बार में 100 kg।
100 kg। तो मेरे बेटे अब एक बात बताओ, जब 100 kg गुड्स परचेज किया जाएगा और साल भर में मुझे 1000 किलो माल चाहिए, तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए? 10 टाइम्स। भाई 1000 डिवाइड बाई 100 करिए, 100 kg, 100 kg, 100 kg, कितने बार मैं आगरा जाऊंगा? 10 बार जाऊंगा माल लेने के लिए। मल्टीप्लाई बाई, एक बार जाने के 500 रुपए खर्च होते हैं, तो बेटा साल भर में कितना खर्चा आएगा? 5000 का। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा खर्चा आ गया। मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई। हाँ, स्टोरेज कॉस्ट की बात करें, 100 kg गुड्स परचेज किया, अरे जरा से छोटे से गोडाउन में कहीं भी रख लेंगे, मुझे ज्यादा गोडाउन नहीं चाहिए, ज्यादा गोडाउन इंचार्ज नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, माल कम खरीदा तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट काफी कम आएगी। और हाँ, ज्यादा माल खरीदने से फिर माल पड़े पड़े खराब होगा, वो भी लॉस होगा, वेस्टेज होगी। जैसे बेटा आप अगर अपने घर में ही कभी ज्यादा हरी सब्जियां परचेज करके ले आओ और फिर उतनी आपने कंज्यूम नहीं कर पाई, तो पता चला 2-4 चीजें तो बेकार हो गई, फ्रिज में पड़े पड़े खराब हो गई, निकाल करके फेंकनी पड़ी, तो आपको बड़ा कष्ट हुआ कि अरे यार बताओ, ये वाला आइटम तो मैं 50 रुपए का लेके आया था, ये वाली सब्जी तो मैं 80 रुपीज की लेके आया था, बताओ सारी खराब हो गई। तो ज्यादा माल खरीदने से ये परेशानी भी आती है। अब यहां पर माल कम खरीदा तो गोडाउन का किराया भी कम, गोडाउन इंचार्ज भी कम, सैलरी भी कम, यानी स्टोरेज कॉस्ट कम, वेस्टेज बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बहुत आ गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल खरीदते हैं, बार बार आगरा जाना पड़ता है। तो सवाल ये आया कि माल कम खरीदें तब भी मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, एक कॉस्ट बढ़ रही है, एक कॉस्ट हमारी बढ़ रही है तो एक घट रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। देख रहे हैं आप, दोनों एग्जाम्पल में यही हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर बड़ा परेशान, कह रहा है यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, आखिर मैं क्या करूं कि मेरी कॉस्ट कम हो जाए। माल कम खरीदता हूं तो प्रॉब्लम, माल ज्यादा खरीदता हूं तब भी प्रॉब्लम, अल्टीमेटली मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो मेरे बेटे अब यहां पर पॉइंट आया कि कॉस्ट कम कैसे हो। तो बेटे अब हम पहुंचे हैं आपके पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। तो बेटा यहां तक आप इसको अच्छे से फटाफट कॉपी कर लो, और फिर मैं अब मटेरियल कॉस्टिंग में आगे बढ़ता हूं कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो ये मिस्टर मोहन परेशान है कि उनकी मटेरियल की कॉस्ट महंगी हो जाती है, जिसमें परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिलकर के टोटल मटेरियल कॉस्ट, या कह लीजिए बेटे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसको कम कैसे किया जाए। तो मटेरियल वाला चैप्टर हमें यह सिखाएगा कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो बेटा यहां तक इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे फिर आपका मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट करता हूं बेटे। चलिए बच्चे, तो हम लोग अब यहां से शुरू करते हैं बेटा, और मैं इतना स्पेस ये यूज कर लेता हूं बेटा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं आपके चैप्टर का। चैप्टर है बेटे आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। तो बेटा मटेरियल कॉस्टिंग में अब आप सीखेंगे मटेरियल कॉस्टिंग।
कि मटेरियल की कॉस्ट को कम कैसे करें, मटेरियल की कॉस्ट को कम कैसे करें। तो बेटा आपको आइडिया काफ़ी हो चुका है जो हम लोगों ने इतनी देर बातें की, कि अगर एक मैन्युफैक्चरर अपना दिमाग लगा करके माल खरीदता रहेगा तो रोज ऐसे ही परेशान रहेगा। कभी कितना भी माल खरीदेगा, कभी 200 kg, 300 kg, 500 kg, और डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट बढ़ेगी, एक घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, और अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मतलब कहने का ये हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं। एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी घटती है तो पहली वाली बढ़ जाती है। अरे इन दोनों को कम कैसे करूं जिससे कि मेरी टोटल कॉस्ट कम आ जाए। तो इसलिए मेरे बेटे मटेरियल वाले चैप्टर में जो पहला मेथड है, जो पहला मेथड है उसका नाम है EOQ। EOQ जैसे बेटा बोलते हैं, देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटे, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। बेटा इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी परचेज की जाए जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल हो, जो ना कम हो ना ज्यादा हो, ना तो कमी पड़े फैक्ट्री में और ना माल ज्यादा अननेसेसरी आ जाए, अननेसेसरी आ जाए। जैसे मेरे बेटे कभी कभी जैसे घर में मम्मी जी आपसे कुछ सामान मंगवाती हैं मार्केट से, माना कि भले मदर ने कॉस्टिंग नहीं पड़ी है, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस इतना होता है, एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो बड़ा सोच के तरीके से आपको बताती हैं कि बेटा इतना जाकर के मार्केट से आप सामान ले आइए। तो उनका अनुमान इतना अच्छा होता है कि वो ना कम पड़ता है ना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन यार ये तो घर की कहानी है, यहाँ काम चल जाता है। लेकिन एक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अब इंडस्ट्री में जाकर के मम्मी जी थोड़ी बैठ जाएंगी और वहाँ अपनी किचन का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में जाकर के अप्लाई करेंगी, मेरे हिसाब से इतना गुड्स आना चाहिए। नहीं यार, काम नहीं चलेगा बेटा, वहाँ फॉर्मूला चाहिए बेटे, फॉर्मूला चाहिए। तो देखो हमने बेटे यहाँ पर ये देखो ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा है EOQ। EOQ का फॉर्मूला मुझे बताएगा कि एक बार में गुड्स कितना परचेज किया जाए जो हमारी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए ना कम हो ना ज्यादा हो। तो चलिए बेटे मैंने यहां पर लिखा EOQ। EOQ EOQ का फॉर्मूला होता है बेटे 2 इंटू ए इंटू ओ, इसको करेंगे रूट और इसको करेंगे डिवाइड बाई सी। तो मेरे बेटे ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, एक साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरर को। वही वाला एग्जांपल ले लो, मिस्टर मोहन जो एक चेयर मेकिंग फैक्ट्री है, जिन्हें 1000 किलो प्लास्टिक दाने की रिक्वायरमेंट है, जो अभी मैं पीछे से पढ़ाता आ रहा हूँ, वही वाला एग्जांपल ले लो। तो ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर इशू करते हैं तो कितना खर्चा होता है। ये बेटे ये यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था, इसको बेस बना लो। एक बार ऑर्डर देते हैं तो 500 रुपीज की कॉस्ट आती है, ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा बच्चे। इसके बाद बेटे नीचे मैंने किया डिवाइड बाई सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जिसे आप स्टोरेज कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अगर 1 किलो माल गोडाउन में 1 साल तक स्टोर किया जाए सपोज, तो गोडाउन का किराया, भाड़ा, बिजली, पानी, इंश्योरेंस, गोडाउन इंचार्ज की सैलरी, सारे खर्चे मिला करके 1 किलो माल के ऊपर अगर चार्ज किए जाएं तो प्रोपोर्शनेटली कितना उसके हिस्से में खर्चा आएगा। क्योंकि गोडाउन में कोई 1 kg गुड्स तो स्टोर होता नहीं, गोडाउन में तो कभी 500 कभी 600 kg गुड्स पड़ा रहता है। तो जब सारा खर्चा, जब टोटल गुड्स पे चार्ज किया जाएगा तो पर यूनिट के हिस्से में कितना आएगा, पर यूनिट के हिस्से में कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कुछ भी कह लीजिए। देखो बेटा इसकी डिटेल मैंने नीचे लिखी है, ये डिटेल आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है, ये तो बच्चे को समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखी है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं, अभी मैंने बोला था मिस्टर मोहन को 1000 kg रॉ मटेरियल चाहिए, और अभी हमने जो एक एग्जाम्पल दिया था उसमें एक स्टूडेंट कह रहा था कि 500 kg खरीद लो,
एक स्टूडेंट कह रहा था 100 kg खरीद लो। सपोज करिए मेरे बेटे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और मान लीजिए कि फॉर्मूले ने आंसर दिया आप 200 kg खरीदिए, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल बराबर बराबर आएंगी और काफी कम आएंगी, काफी कम आएंगी, राइट। ये एज्यूम कर लीजिए, ठीक। तो बेटे ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। इन बातों को बेटा अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से नोट करिए, यही सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ई का मतलब केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट बेटे। अब नीचे मैंने बेटा नोट करके लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा नोट करके। मैंने ये नोट बहुत कीमती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो नोट हैं। एक एक नोट 2-2 हजार रुपए के बराबर का है। आपको देखो अभी यहां फटाफट 2 मिनट में 4 हजार रुपए का बेनिफिट हो गया। देखो सुनिए बेटा, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड केयरिंग कॉस्ट मस्ट बी एनुअली। क्या लिखा? जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाओगे उस समय आप ये कड़ी नजर रखोगे कि कंजम्पशन ऑफ मटेरियल और केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये एनुअली डाटा होना चाहिए। एग्जाम में कभी ऐसे लिख करके आएगा, मिस्टर मोहन ए मैन्युफैक्चरर ऑफ चेयर रिक्वायर्ड मटेरियल 500 kg क्वार्टरली। कह रहे हैं कि इनको 500 kg रॉ मटेरियल क्वार्टरली चाहिए। बच्चे ने बात पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने फॉर्मूले में 500 को पुट किया और आंसर दे दिया। अरे वो कह रहा कि 500 क्वार्टरली चाहिए, तो पूरे साल में कितना हो गया? 4 क्वार्टर हैं बेटा, तो 500 इंटू 4 2000 kg। आप बेटा यहां पर 2000 kg लिखेंगे। हो सकता कभी कह दे कि मिस्टर मोहन एक मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हें 300 kg रॉ मटेरियल पर मंथ चाहिए। आपने देखा अच्छा पर मंथ, तो 300 इंटू 12 मंथ, 12 महीने से मल्टीप्लाई किया और आपने इसको एनुअली कन्वर्ट कर दिया। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो एनुअली है, मुझे उसे चेंज करने कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटे इसी प्रकार से कैरिंग कॉस्ट को भी आप देखेंगे, कई बार लिखा रहेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 50 पैसा। अब 50 पैसा लिख के साइलेंट हो गया, तो बेटा मैं डिवाइड बाई सी में 50 पैसे को यूज करूंगा। अगर उसने कह दिया कि कैरिंग कॉस्ट 50 पैसा पर मंथ, अच्छा पर मंथ है, तो 50 पैसे मल्टीप्लाई बाई 12 महीने, ये 6 रुपए आ गए। तो डिवाइड बाई फिर 6 करूंगा बेटा, नीचे से डिवाइड बाई 6 करूंगा। तो क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है कि मुझे किसी आइटम को कन्वर्ट तो नहीं करना है, ये नहीं बस क्वेश्चन देखा और फटाफट सॉल्व कर दिया। इसके बाद बेटा नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा? इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज। नॉर्मली बेटा जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो परसेंटेज में क्वेश्चन में कम ही दी होती है। लिखा रहेगा कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट 10 पैसा, कैरिंग कॉस्ट 20 पैसा। देखो वैल्यू में दिया, वैल्यू में, तो सिंपली इस वैल्यू को नीचे डालना है फॉर्मूले में, डिवाइड करना है, रूट करना है, आंसर आ गया। लेकिन अगर बेटा वो ये कह दे कि कैरिंग कॉस्ट 2%, अब सवाल उठता है कैरिंग कॉस्ट 2%, 3%, अरे किसका 2%? किसका? इस बिल्डिंग का 2%, इस मशीन का 2%? अरे नहीं भाई नहीं। जब रॉ मटेरियल के स्टोरेज की बात हो रही है तो उसी का 2%। मैं कहता हूं कि मेरा प्लास्टिक दाना जो रॉ मटेरियल है वो 100 रुपए किलो आता है, एक यूनिट 1 kg 100 रुपीज का आता है। जिसको मेंटेन करने में, जिसको केयर करने में मेरे 2% के खर्चे हो जाते हैं, तो बेटा 100 रुपीज का 2% निकाल दो, बात खत्म हो गई। तो आप बस ऐसे करोगे बेटा 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 2%, मेरी कैरिंग कॉस्ट आ गई 2 रुपया पर यूनिट। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम एक आइटम 20 रुपए का खरीदते हैं, 20 रुपीज का एक आइटम खरीदते हैं, कैरिंग कॉस्ट 5%। सिंपल, एक आइटम मेरा 20 रुपए का आता है और मल्टीप्लाई बाई 5%, मेरा 1 रुपया पर यूनिट आंसर आ गया। 1 रुपया पर यूनिट आंसर आ गया। आंसर मींस
इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई फॉर्मूले में यूज करने के लिए। तो बेटा अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है तो क्या करना पड़ेगा, इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज देन इट विल बी कैलकुलेट ऑन, इसको कैलकुलेट किया जाएगा किस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक यूनिट मटेरियल कितने में खरीदा। तो बेटा हमेशा ये मन सोचना पर यूनिट लिख के आएगा, अरे कभी आएगा पर यूनिट, पर लीटर, पर केजी, पर मीटर। अरे ये तो गुड्स का एक कैलकुलेशन का तरीका है, जिस नेचर का गुड्स होता है उसी प्रकार का बेटा मेजरमेंट होता है। तो पता चला आप एग्जाम में यूनिट ही ढूंढने में लगे हैं कि आलोक सर ने तो यूनिट बोला था भाई, तो जब तक यूनिट नहीं दिखाई देगी तब तक मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। तो ध्यान से चलना बेटा, केजी, लीटर, मीटर कुछ भी गिवन होगा तो दैट इज पर, एक की बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा अब देखो, तो हमने यहां पर एक पॉइंट सीखा बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपने सीखी, ईओक्यू कैसे निकाला जाए, एक बार में कितना गुड्स परचेज किया जाए। हमने यहां पर बेटा एज्यूम कर लिया कि चलो मेरे फॉर्मूले ने बता दिया कि 200 किलो एक बार में खरीद लो, ठीक है जी 200 किलो खरीद लिया। अब सवाल उठा बेटे, अब ये हमारा दूसरा पॉइंट आया बहुत बेहतरीन सा, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, माल को खरीदने में नंबर ऑफ ऑर्डर, एक साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर बेटे, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, इन ए ईयर। तो एक साल में कितने बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, वेरी सिंपल, जो आप अभी पीछे एग्जांपल दिया था उसमें भी आप सीख चुके। तो बेटा जैसे मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा है एनुअल कंजम्पशन, साल भर में कितना माल आप कंज्यूम करेंगे, कितना कंज्यूम करेंगे। चलो एज्यूम कर लेते हैं बेटा, जो हम 1000 किलो की बात करते आ रहे हैं, साल भर में मेरे को 1000 किलो माल चाहिए, डिवाइड बाई क्या लिखा फॉर्मूले में, क्या लिखा बेटा, ईओक्यू यूनिट या परचेज इन ए टाइम, दोनों बातें एक ही होती हैं, ईओक्यू यूनिट या परचेज इन ए टाइम। तो अभी मैंने जो एज्यूम करके लिया था बेटा कि हमारा ईओक्यू क्या कहता है, ईओक्यू कहता है कि 200 किलो माल एक बार में खरीद लो। अच्छा जी, तो जब बेटा 200 किलो एक बार में खरीदेंगे तो 1000 किलो कितने बार में खरीदेंगे, 5 टाइम्स। ऐसे बेटे आपके आंसर आएंगे निकल निकल के एग्जाम में, 5 टाइम्स, पता चल गया 5 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 5 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखना बेटा, अब बात जल्दी ही खत्म होने वाली है, ध्यान सुनना। अब ये मेरा तीसरा आइटम आ गया, तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करना। तीसरे पॉइंट में एग्जामिनर कभी कभी आपसे वो क्वेश्चन में क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में आपसे खुद ही बोलेगा कैलकुलेट ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, वो बताएगा कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, और वही सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर कभी कभी आपसे पूछेगा टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा मुझे ये बताओ कि 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप रहेगा, एक बार आगरा से माल खरीदने के बाद दोबारा कब जाओगे, अरे 2 दिन के बाद जाओगे या 4 दिन के बाद जाओगे, मुझे टाइम गैप निकाल करके दिखाइए। ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो पहले फॉर्मूले में क्या लिखा है, मंथ इन ए ईयर, एक साल में कितने महीने, आपने कहा सर जी एक साल में 12 महीने। मैंने कहा डिवाइड बाई, बेटा क्या लिखा है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल भर में तुम ऑर्डर कितने बार दोगे। देखो अभी हमने जो एज्यूम करके जो सिखाया, कितने ऑर्डर आए थे, 5 टाइम्स, 5 ऑर्डर आए थे। अब बेटा यहां पर बात आ गई, इससे हमने डिवाइड किया, ठीक है 2.4 मंथ, मतलब बेटा आंसर आया लगभग 2.5 महीने के बाद हम दोबारा माल खरीदने जाएंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में नंबर ऑफ ऑर्डर 10 आ जाएं तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 4 आ जाएं तो 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो टाइम गैप का फॉर्मूला आपने सीख लिया, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। अब देखिए बेटा, देखो इसके बाद बेटे अब लास्ट पॉइंट आ गया, टोटल
इन्वेंट्री, बेटा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब बेटे ये आपका जो है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से चलना मेरे बच्चे, ठीक है, जस्ट 5 मिनट। देखिए यहां पर लिखा बेटा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब है बेटे जो आप पहले ही सीख चुके हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिलकर के टोटल कॉस्ट बनेगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा एग्जाम का, जो आपको मार्क्स देगा, बढ़िया वाले मार्क्स देगा बेटा। तो मेरे बेटे परचेज कॉस्ट, माल कितने का खरीदा, फॉर्मूला क्या है? देखिए एनुअल कंजम्पशन, एक साल में कितना खरीदोगे, 1000 किलो, यहां रखिए 1000 किलो, मल्टीप्लाई बाई रेट पर यूनिट, 1 किलो माल कितने का आता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन हो उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके मेरे बेटे ये वैल्यू आ जाएगी, ये रुपीज में चलेगा आपका, रुपीज में। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल मंगाने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए साल भर में कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा। यहां तो मैंने एज्यूम किया है 5 टाइम्स, 5 ऑर्डर। आपके क्वेश्चन में जो भी आंसर आए, 5, 6, 10 वट जो भी आए वो आप यहां रखना। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई पर ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर कितने का है। जैसे मैंने इसमें आपको समझाया था कि एक ऑर्डर 500 रुपीज का है, आपके क्वेश्चन में 200, 300, 100 रुपीज, 10 रुपीज, कुछ भी हो सकता है। उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके बेटा ये हमारे ऑर्डर जारी करने के खर्चे आ गए कि भैया साल भर में इतने बार ऑर्डर देते हैं, एक बार ऑर्डर देने का इतना खर्चा आता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई। अच्छा जी, इसके बाद बेटे, इसके बाद लास्ट तीसरा पॉइंट आया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, हमारे रॉ मटेरियल को गोडाउन में स्टोर करने के क्या खर्चे आएंगे। एक बात और समझना बेटा, हम पढ़ रहे हैं मटेरियल का चैप्टर, मटेरियल, यहां सिर्फ रॉ मटेरियल की बातें होंगी पूरे चैप्टर में, कभी भी माइंड में फिनिश गुड्स की बात नहीं आनी। हम फिनिश गुड्स के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मटेरियल, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल को खरीदने में, रॉ मटेरियल को मंगाने में, रॉ मटेरियल को स्टोर करने में कितना खर्चा है, और इन तीनों को मिक्स करके मेरी टोटल कॉस्ट क्या आती है। टोटल कॉस्ट सिर्फ रॉ मटेरियल की बात हो रही है। अब बेटे हाँ, फिनिश गुड्स की बातें थोड़ी धीरे धीरे आगे चल करके होंगी, हाँ आगे चल करके, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बातें होंगी। तो बेटा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना माल खरीदते हो। साल भर में भले तुम 1000 किलो खरीदते हो, लेकिन कॉमन सी बात है बेटा, क्या आपने 1000 किलो को बेस बना करके, 1000 kg को बेस बना करके बहुत बड़ा गोडाउन ले लिया है रेंट पे? नहीं। आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर माना कि मैं एक साल में 1000 kg रॉ मटेरियल यूज करता हूं, लेकिन एक बार में तो मैं 200 किलो खरीदता हूं, 200 kg परचेज करता हूं एक बार में, तो मेरे को 200 kg के बराबर का ही तो गोडाउन चाहिए। जैसे मान लीजिए बेटे, मैं एक बार में, सपोज एक साल में मान लीजिए मैं 2000 स्टूडेंट पढ़ा देता हूं, तो क्या मैं 2000 एक बार में बिठाता हूं और बहुत बड़ा मैंने हॉल ले रखा है? नहीं। अरे भाई एक बैच में कितने बच्चे आते हैं? एक बैच में मान लीजिए 100 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है एक लॉट में कितने आए? 150, एक लॉट में कितने आए? 100। तो नॉर्मली बेटा हमारा हॉल उसी के बराबर ही तो होगा। तो मैं एक बार में गुड्स परचेज करता हूं 200 किलो, साल भर में 1000 किलो खरीदता हूं, तो कोई बात नहीं, तो एक बार में जितना गुड्स परचेज किया जाएगा उसी की तो मेरे को केयर करनी पड़ेगी, तो गोडाउन उसी के बराबर होगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना खरीदते हो, सपोज 200 kg, तो यहां पर 200 रखिए। आपके क्वेश्चन में जो भी निकल के आए बेटा, जो और क्वेश्चन बनाओगे वो यहां रखेंगे। मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, फिर एक यूनिट को मेंटेन करने में क्या खर्चे आते हैं। एक यूनिट को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वेश्चन में लिखा होगा 10 पैसा, 20 पैसा, या फिर परसेंटेज में लिखा होगा, तो परसेंटेज को परचेज प्राइस पर यूनिट पे अप्लाई करेंगे,
अप्लाई करके बेटा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने ये निकाली हुई है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर। ये फाइंड आउट करने के बाद इसको बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला एवरेज में चलता है, क्योंकि हमारे गोडाउन में जो गुड्स स्टोर किया जाता है, तो मंथ के स्टार्टिंग में मान लीजिए जब भी मैंने माल खरीदा तो पहले गोडाउन एकदम भरा हुआ है, ढेर सारा गुड्स है, तो खर्चा पर यूनिट कम आएगा, क्योंकि जब बहुत सारा गुड्स है, टोटल खर्चा जब ढेर सारे गुड्स पे अप्लाई करोगे तो पर यूनिट के हिस्से में कम आएगा। अब धीरे धीरे बेटा जैसे वो कंज्यूम होता जाएगा, प्रोडक्शन में यूज होता जाएगा, गोडाउन खाली होता जाएगा, तो अब जो यूनिट लास्ट में बची हुई हैं, अगर उनकी बात करो तो उनके ऊपर लोड खर्चे का ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अब गोडाउन में माल कम है, उसके ऊपर गोडाउन के खर्चे स्प्रेड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये गलत है, सबके ऊपर एक जैसा होना चाहिए। तो बात यहां पर आती है, तो इसीलिए यहां पर एवरेज यूज किया है, एवरेज, ठीक है, कि स्टार्टिंग और एंड वाले को बेस नहीं बनाएंगे, एवरेज। तो परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना गुड्स परचेज करते हैं वो यहां रखिए, मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा आप जानते हैं परचेज इन ए टाइम को और क्या बोलते हैं, EOQ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, इसको EOQ। कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चा सोचे कि यार EOQ कोई और चीज है और परचेज इन ए टाइम कोई और चीज है, अरे बोथ इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यहां पर EOQ वाली यूनिट रखिए, मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और मेरे बेटे ये वैल्यू आ गई। इन तीनों का टोटल करेंगे, टोटल करेंगे मेरे बेटे, तो ये आ गई हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मेरे बेटे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये आपका मटेरियल वाले चैप्टर का पहला फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब मेरे बेटे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। तो बेटा इस लेक्चर को आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से तैयार कर लो, कि माइंड बहुत बढ़िया वाला सेट हो जाना चाहिए, फॉर्मूले बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअली आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ओके मेरे बेटे, ऑल द बेस्ट।